हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2017 में 18 सितंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। चार ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है तथा यह इसका जो मुहाना है वह बंगाल की खाड़ी में है और यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस निकाय ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया। आपसे पूछा गया है, इनमें से किस निकाय ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 24 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चार ऑप्शन है आपको बताना है, इनमें से किस विधेयक को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, धन विधेयक को। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाजनपद युग में उज्जैन किसकी राजधानी थी। पूछा गया आपसे, महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, अवंती जनपद की। महाजनपद युग में उज्जैन अवंती जनपद की राजधानी थी। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और उज्जैन के प्रसिद्ध होने का कारण है वहाँ पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अमरकंटक किस जिले में स्थित है। पूछा गया आपसे, अमरकंटक किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, अनूपपुर जिले में। अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है और अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पूछा गया है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त साहित्य महोत्सव भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। पूछा गया आपसे, दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त साहित्य महोत्सव भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जयपुर साहित्य महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है। पूछा गया आपसे, नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ताप्ती नदी। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है ताप्ती नदी और नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बिहू त्यौहार मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है। पूछा गया आपसे, बिहू त्यौहार मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम में। बिहू त्यौहार मुख्यतः असम राज्य में मनाया जाता है। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पूछा गया आपसे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड राज्य में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से रामगंगा नदी होकर निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। आपसे पूछा गया है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। 4 नदियों का ऑप्शन में दिए गए हैं आपको और आपको बताना है इनमें से किस नदी के तट पर उज्जैन शहर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्षिप्रा नदी के तट पर। और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर एक धार्मिक स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है। पूछा गया आपसे सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वर्तमान 2021 में सीबीआई के निदेशक हैं ऋषि कुमार शुक्ल। और सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, निम्न में से कौन सा पशु राष्ट्रीय स्तन प्रतीक पर उपस्थित नहीं है। पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन सा पशु राष्ट्रीय स्तन प्रतीक पर उपस्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, गाय। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह अशोक स्तंभ है और उस पर गाय का चिन्ह उपस्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। पूछा गया आपसे राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 3 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को राष्ट्रीय रक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। पूछा गया आपसे भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा में। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपको बताना है मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर वर्तमान 2021 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो नवनिर्मित जिला है वह निवाड़ी जिला है, जिसे टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत में बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से किस तिथि को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 14 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। पूछा गया आपसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रसून जोशी। वर्तमान में भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। और वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो सीईओ हैं या अभी नवनिर्मित हुए हैं, तो इनका जो नाम है जो अभी इस पर निर्वाचित हुए हैं वह है रविंद्र भाकर। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए सीईओ हैं रविंद्र भाकर। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्यालय है मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एनटीपीसी एग्जाम 2016, 2017 एवं 2021 इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निरोग रहने के लिए स्वास्थ्य एक निर्धारक कारक है जिससे कि 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। निरोग रहने के लिए स्वास्थ्य एक निर्धारक कारक है जिससे कि केवल दक्षिणतापूर्ण कार्य कर सकें, केवल मानसिक रूप से सतर्क रह सकें और केवल समाज में सक्रियता के साथ सम्मिलित रह सके। तो यह तीनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
कोशिकाओं की दीवारें पतली होती हैं और कोशिकाओं में बड़े अंतर कोशिका स्थान संलग्न होते हैं। कोशिकाएं जीवित हैं और वो भोजन संग्रहित करती हैं। उपयुक्त उल्लेखित लक्षण किस पर लागू होता है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मृदुतक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सेलुलोज को पचाने के लिए दीमक की आंत में क्या उपस्थित होता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है। सेलुलोज को पचाने के लिए दीमक की आंत में क्या उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीवाणु। सेलुलोज को पचाने के लिए दीमक की आंत में जीवाणु उपस्थित होता है। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी और ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखों की प्रकाशग्राही कोशिकाएं कौन सी होती हैं? आपसे पूछा गया है चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखों की प्रकाशग्राही कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शंकु कोन्स जिन्हें बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न है। आपसे पूछा गया है जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रजातियां। जीवों के वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाते हैं उन्हें प्रजातियां कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न उल्लेखित रोगों में से किस एक को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से किस रोग को टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यकृत शोथ या फिर हेपेटाइटिस इसे कहा जाता है। तो हेपेटाइटिस रोग को टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है और विश्व हेपेटाइटिस दिवस पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखें, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूनतम या बिना रसायनों के प्रयोग के कृषि खेती प्रणाली का उपयोग, खाद के अधिकतम निवेश, खेत अवशेष और जैव कारक का उपयोग क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है बिना खाद या रसायनों के उपयोग कर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवहनी तंत्र होता है। पूछा गया आपसे उस फाइलम का नाम बताएं जिसमें पशुओं में जल संवहनी तंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एकाइनोडर्मटा। एकाइनोडर्मटा के पशुओं में जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपघटन अभिक्रिया का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रदूषित हवा में श्वास लेने से होने वाली बीमारी कौन सी है? आपसे पूछा गया है प्रदूषित हवा में श्वास लेने से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दमा। प्रदूषित हवा में श्वास लेने से होने वाली बीमारी है दमा और यह एक एलर्जिक रोग होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा की ओर निर्देशित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह किस दिशा की ओर निर्देशित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर दिशा की ओर निर्देशित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से गलत कथन पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, उपकला उत्तक में अत्यधिक अंतरकोशिका जगह होती है, यह गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित हो रहा हो तो तार से होकर गति करने वाला कण कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार से होकर गति करने वाला कण कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही संभव हो पाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं की जा सकती है। 4 ऑप्शन आपको बताना है वह प्रतिबिंब कौन सा है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है? पूछा गया आपसे, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, घोषतंत्री। वोकल कॉर्ड्स पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ों में अंतर के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।